7 अप्रैल 2026 का वो दिन पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं और नजरें बस एक ही जगह पर थीं। हवा में एक जबरदस्त तनाव महसूस किया जा सकता था। ये शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सोशल मीडिया पोस्ट के थे। मतलब ईरान को एक आखिरी मोहलत दी गई थी और उस डेडलाइन के खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे थे। धमकी बिल्कुल साफ थी। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोला गया तो ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। लेकिन देखिए, ये धमकी कोई रातों रात नहीं दी गई थी। इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचने से पहले 50 दिनों से भी ज्यादा का एक लंबा संघर्ष चला था, जिसकी बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे। इस पूरे संघर्ष में कुछ ऐसे मोड़ आए जिसने हालात को और भी बिगाड़ दिया। देखिए, युद्ध तो 28 फरवरी को ही शुरू हो गया था। फिर 21 मार्च को ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ और मार्च के आखिर तक तो वो शहर परमाणु प्लांट के पास 4 बार बमबारी की गई, जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक कदम था। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ईरान, लेबनान, इजराइल और अमेरिकी सैनिकों को मिलाकर इस पूरे संघर्ष में 4000 से भी ज्यादा जानें गईं। पर सच तो ये है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। असल में इसके पीछे की तस्वीर बहुत भयावह है। 7000 से ज्यादा परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अब जैसे जैसे ये तनाव बढ़ रहा था, अमेरिका लगातार अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा था। पर 3 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध पर अमेरिका के पूरे कंट्रोल वाले नैरेटिव को, मतलब उस कहानी को, पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि जंग जीती जा चुकी है और अमेरिका का हवा पर पूरा दबदबा है। वहीं दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि ईरान ने अमेरिका के एक बहुत ही एडवांस्ड F-15E फाइटर जेट को सफलतापूर्वक मार गिराया था। उस विमान के जो 2 क्रू मेंबर्स थे वो इजेक्ट होकर ईरान की जमीन पर जा गिरे। इसके बाद तो समझिए एक रेस शुरू हो गई ईरान और अमेरिका के बीच कि कौन उन्हें पहले ढूंढता है। उनमें से एक एयरमैन लगभग 24 घंटे तक पैदल चलने के बाद किसी तरह एक रेडियो मैसेज भेजने में कामयाब रहा, जिसमें सिर्फ ये 3 शब्द थे। और यहीं से एक ऐतिहासिक बचाव अभियान की शुरुआत हुई। सबसे पहले CIA ने एक डिसेप्शन कैंपेन चलाया, एक झूठी खबर फैलाई कि दोनों क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है ताकि असल मिशन से ध्यान भटकाया जा सके। इसके बाद उस एयरमैन की एकदम सटीक लोकेशन का पता लगाया गया। फिर डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स जैसी एलीट टीमों को ईरान भेजा गया और आखिर में उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रंप ने इस रेस्क्यू को एक बहुत बड़ी जीत की तरह पेश किया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को बहुत भारी सैन्य नुकसान हुआ था, जिसकी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। अच्छा, चलिए आप कहानी में वापस उस मोड़ पर चलते हैं जब ट्रंप की वो खतरनाक डेडलाइन बस खत्म ही होने वाली थी। हुआ ये कि डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले अचानक एक चौंकाने वाला मोड़ आया। 2 हफ्तों के सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। एक बहुत बड़ा युद्ध बिल्कुल आखिरी पलों में टल गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इस पूरे युद्ध विराम के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक बिचौलिए की भूमिका निभाई और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर ले आया। लेकिन ये जो शांति थी ये बहुत ही नाजुक थी। इजराइल ने ये कहकर लेबनान पर हमले जारी रखे कि वो इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इससे समझौते की शर्तों को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। शांति की सारी उम्मीदें अब इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर टिकी थी, लेकिन एक मुद्दा था, एक बहुत बड़ा मुद्दा, जिस पर दोनों पक्ष सहमत ही नहीं हो पा रहे थे और उसी वजह से ये पूरी कोशिश नाकाम हो गई। करीब 21 घंटे तक बातचीत चली पर कोई नतीजा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए उस पर रोक लगाने को तैयार था। यहीं पर बात अटक गई और जैसे ही ये बातचीत फेल हुई, अमेरिका ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए उसके सभी बंदरगाहों की पूरी तरह से नौसैनिक नाकाबंदी कर दी गई। इसके बाद तो अगले 24 घंटे बड़ा ही कंफ्यूजन भरा दौर रहा। दुनिया के सबसे जरूरी तेल रूट हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरान ने पहले कहा कि वो खुला है और फिर अगले ही दिन यू टर्न लेते हुए उसे बंद कर दिया और जहाजों पर फायरिंग भी की। तो आइए अब जरा ये देखते हैं कि इस पूरे संघर्ष का दुनिया पर क्या असर पड़ा और आज इस कहानी में हम आखिर खड़े कहाँ हैं। इसका सीधा असर इंटरनेशनल ट्रेड पर पड़ा। एक उदाहरण देखिए, ईरानी गनबोट्स ने भारत के झंडे वाले 2 जहाजों पर फायरिंग की, जबकि 8 और जहाजों को बीच रास्ते से ही लौटने पर मजबूर कर दिया। और हाल की घटनाओं ने तो स्थिति को और भी ज्यादा उलझा दिया है। अब लेबनान में एक अलग सीज फायर हुआ है और आज यानी 22 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच हुआ वो मेन सीज फायर भी खत्म हो रहा है।
और आखिर में ये पूरी कहानी हमें दो बहुत ही बड़े और अनसुलझे सवालों पर लाकर छोड़ देती है, जिन पर इस पूरे क्षेत्र का भविष्य टिका है। पहला, क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा? और दूसरा, शायद उससे भी बड़ा सवाल, अगर समझौता हो भी गया तो क्या इजराइल उसे मानेगा? इन्हीं सवालों के जवाब में भविष्य छिपा है।